गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू स्मृति मनोवृत्ति चैनल। तो आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज से देखते हैं सीटेट सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब विकास की अवधारणा क्या है और ये किस प्रकार से अधिगम से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक से बात करेंगे वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा या संप्रत्यय, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, वृद्धि, विकास और परिपक्वता के मध्य क्या अंतर है, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, जो लर्निंग है अधिगम के साथ विकास किस प्रकार संबंधित है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास में एक टीचर की क्या भूमिका है, टीचर किस प्रकार से किसी बालक के वृद्धि और विकास में सहायक है। तो ये सब पॉइंट्स आज हम लोग देखेंगे। तो आइए अब समझते हैं सबसे पहले विकास क्या होता है। तो विकास का मतलब है निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही विकास होता है। जब भी हम लोग डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसको विकास कहते हैं, कि जब हम किसी और के निर्भर थे वहां से अपने स्वयं पे निर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको विकास कहते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब दिन भर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो वो भी विकास है। चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी कुछ भी सीख रहे हैं, तो विकास इस प्रकार से देखा जाए तो जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या। तो विकास मनुष्य में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब मनुष्य में भ्रूणावस्था, जैसे ही उसके भ्रूण का निर्माण होता है वहां से विकास प्रारंभ होता है, मृत्यु तक निरंतर, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहां से हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है कंटिन्यू विकास चलता रहता है सतत रूप से। कोई भी आकस्मिक परिवर्तन विकास नहीं होता है। देखते हैं हमारी बॉडी में आया हुआ या कोई भी परिवर्तन आ जा रहा है अनाप शनाप, तो वो विकास नहीं होता। अब जैसे थकान की वजह से या बीमारी की वजह से कोई परिवर्तन आया है या हमें किसी दुर्घटना से कोई क्षति हो जाती है या हमारा मान लो हाथ टूट गया, एक्सीडेंट में पाँव टूट गया, तो ये भी चेंज तो है, परंतु ये विकास नहीं है। विकास से तात्पर्य है कि जितने भी सकारात्मक चेंजेस होते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, सकारात्मक परिवर्तन से ही विकास होते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि विकास एक व्यवस्थित रूप से होने वाली प्रक्रिया है, वो क्रमबद्ध तरीके से होगा, पूरे विधिवत ढंग से 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेगा। ये नहीं है कि कुछ भी अंट संट हो गया तो वो विकास नहीं है। तो अब हम लोग मतलब अंत में देख लेते हैं सामूहिक रूप से विकास क्या है। तो विकास शब्द से तात्पर्य किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, उसकी क्वालिटीज में जो जो चेंजेस आते हैं, उसका जैसे व्यक्तित्व में हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गए, भावनात्मक परिवर्तन हो गए, किस प्रकार से वो भावनात्मक रूप से किसी भी अलग अलग सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट करना सीखता है बच्चा, कि बहुत ही अगर कोई भावनात्मक समय है तो उसमें बहुत भावुक नहीं होना है, बहुत खुशी के समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो मतलब उन चीजों को बैलेंस करना जो सीखता है, ये सब भी विकास में आते हैं। और जो भी अन्य मानसिक परिवर्तन होते हैं वो सब विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास एक प्रकार से एक इंक्लूसिव टर्म है। विकास एक समावेशी प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत हमारी बॉडी में कि प्रत्येक प्रकार के जो भी चेंजेस होते हैं सर से लेके पांव तक, वो सब विकास के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। तो विकास का पहला प्रकार है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि भौतिक विकास। इसके अंतर्गत आता है मतलब वो चीजें, वो विकास जो हमको दिखाई पड़ता है, जैसे कि वृद्धि हो गई है, सॉरी, जैसे कि हमारा वजन हो गया है, लंबाई हो गई है, जो कि हमको दिखाई भी पड़ती है और जिसे हम नाप भी सकते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। मतलब वो हमारी बुद्धि हो गई है, मानसिक विकास भी जिसको कह सकते हैं, जैसे हमारी बुद्धि हो गई, समझ है, ये सब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास।
इसके अंतर्गत आते हैं हमारे संवेगों का विकास। किस तरह से हम लोग अपने संवेगों को कंट्रोल करते हैं कि बहुत भावुक नहीं होना है, बहुत खुश नहीं होना, खुशी, दुख, आश्चर्य, इन सब का जो विकास होता है वो होता है भावनात्मक विकास, संवेग होते हैं सब हमारे। ठीक है, तो ये भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। मतलब जैसे कि सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं जो पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं, सोसाइटी के कुछ गोल्स कि यही करना है, यही सही है। जो भी रूल्स पूर्व निर्धारित होते हैं, कुछ समाज के नियम होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, तो वो हमारी मोरल वैल्यूज के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि सोसाइटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में खास करके बात प्रचलित है बहुत कि जो लव मैरिजेस हैं उनको वो लोग गलत मानते हैं, और तो शादी अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। तो अगर जिस सोसाइटी का रूल ये है कि लव मैरिज गलत है, तो उनका वही नैतिकता है। तो मतलब जहाँ जैसे रूल्स हैं वहाँ की नैतिकता उस तरह से है। मोरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से भी संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषाई विकास, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, या यूं कहें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट से भी संबंधित है, मानसिक विकास। मतलब जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे भाषाई विकास भी होता है। जैसे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रोथ होती है, कैसे हम फ्लुएंसी में बात करना सीखते हैं। तो ये जिस प्रकार जिस साथ मानसिक विकास के साथ साथ भाषा का विकास होगा। जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब भाषाई विकास नहीं होगा। भाषाई और जब तक भाषाई विकास अच्छे से नहीं होगा तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संप्रेषण कौशल है, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो ये उम्र के साथ बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों संबंधित, क्योंकि बुद्धि की का विकास होगा, बुद्धि के विकास से ही भाषाई विकास संबंधित है। अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट पे, सामाजिक विकास। ये वैसे मैंने पहले ही बताया, ये कहीं ना कहीं मोरल डेवलप यानी की नैतिक विकास से संबंधित है। तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से हम अपनी सिचुएशंस में, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट करना सीखते हैं विभिन्न प्रकार के समुदाय में। जैसे हमारा जो भारत देश है इसको हम लोग मान के चलते हैं कि विविधताओं का देश है। हर 10 मीटर पे, 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती, पानी चेंज हो जाती, लोग चेंज हो जाते। तो अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के समुदाय हमारे यहाँ रहते हैं। तो अलग अलग सोसाइटी में किस प्रकार हम लोग खुद को एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टमेंट सीखना, कोऑपरेट करना सीखना, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कैसे किसी के साथ समायोजित होना है, चीजों में घुल मिल जाना है, या विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको किस प्रकार हैंडल करना है, ये सब चीज हम लोग सोशल डेवलपमेंट में सीखते हैं। तो ये तो रहे हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अब इसके आगे देखते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन बेसिकली होता क्या है कि मैच्योरेशन व्यक्ति की मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, व्यक्ति के विकास में जो शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो मैच्योरेशन है। और जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है, वो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता से बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है, आनुवंशिकता से बहुत ही ज्यादा संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि हेरिडिटी से किस प्रकार संबंधित है। जैसे कि हम मान लो अगर लिखना चाह रहे हैं, तो जब तक मेरा हाथ परिपक्व ही नहीं है, लिखने के लिए हमारा हाथ पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख पाएंगे ना। या इस तरह से मान लें कि अगर हमको पढ़ना है और हमारी आईज ही नहीं तैयार है, आंखें पूरी तरह मैच्योर नहीं है, देख ही नहीं सकते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता जो है वो वंशानुक्रम से, आनुवंशिकता से संबंधित है। जब तक कि हमारी बॉडी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगी तब तक
हम वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये तो होगी परिपक्वता। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिफोर कॉन्सेप्शन टू डेथ, मतलब भ्रूणावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। और जो ग्रोथ है ये एक लिमिटेड टाइम तक चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। जो डेवलपमेंट है ये गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि ये मात्रात्मक परिवर्तन है। जैसे हमारा वजन हो गया, लंबाई हो गई, मैंने पहले ही बताया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ग्रोथ के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है हमारा, इसके अंतर्गत ये सामूहिक है, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, आनुवंशिक विकास हो, भौतिक विकास हो, या फिर मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो डेवलपमेंट हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक बृहद इंक्लूसिव टर्म है। डेवलपमेंट के अंतर्गत इसके अंदर ये ग्रोथ प्लस मैचुरेशन दोनों इसके अंदर समाहित हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। जो वृद्धि है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि भौतिक परिवर्तन, इसमें से लिखा है इसके अंतर्गत सिर्फ भौतिक पहलुओं तक ही सीमित है। जैसे कि हमारा हो गया वजन, हो गया लंबाई, हो गई, जिनको हम लोग नाप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये इस गुणात्मक पहलू है, क्वालिटेटिव चेंज है। इस कभी भी हम ये नहीं कह सकते जैसे इसके अंतर्गत क्या आ सकता है, बुद्धि है, इनका हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, माप नहीं सकते। समझ है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें 2 किलो बुद्धि का विकास हो गया है या हमारी समझ 5 किलो है। तो इसको हम नाप नहीं सकते हैं, सिर्फ आकलन कर सकते हैं। वृद्धि में सिर्फ भौतिक पहलू शामिल होते हैं, जबकि जो विकास है इसके अंतर्गत समस्त पहलू शामिल होते हैं, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, भौतिक हो, भाषाई हो, सामाजिक हो, मानसिक हो। जितने भी विकास के समस्त पहलू, जो भी पहलू हैं, वो सब विकास के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो विकास है वो इंक्लूसिव टर्म है, अपने आप में सबको समाहित किए, बहुत ही बृहद टर्म है। ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, सब कुछ इसके अंतर समाहित है। क्योंकि ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन हो गया, इनके अंतर्गत किसी एक पार्ट की हम लोग बात करते हैं। जैसे ग्रोथ के अंतर्गत हम लोग सिर्फ भौतिक चेंज की बात करते हैं, मैचुरेशन कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से संबंधित है, जबकि जो विकास है इसके अंतर्गत चाहे आनुवंशिकता हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक हो, शारीरिक हो, या फिर हमारा भाषाई विकास हो, किसी भी प्रकार का मानसिक विकास हो, ये सब कुछ विकास के अंतर्गत समाहित है। अब इसके बाद बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत, मरणोपरांत तक चलता रहता है। जिस दिन से बच्चा भ्रूण में आता है, जैसे ही बच्चे का जो एम्ब्रॉयो है माँ के गर्भ में आता है, उस दिन से विकास स्टार्ट हो जाता है, मृत्यु तक का निरंतर चलता रहता है। जो वृद्धि है वो पहले ही बताया कि मापने योग्य से माप सकते हैं, इसके अंतर्गत वजन, लंबाई, ये चीजें आती हैं जिनको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन जो विकास है इसका सिर्फ आकलन या अवलोकन कर सकते हैं। बुद्धि को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि बुद्धि का आकलन कर सकते हैं कि हाँ किसी में कितना ग्रोथ है, किसी टेस्ट के माध्यम से, या फिर और अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक पद्धति होती है, उनके माध्यम से हम लोग आकलन तो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को विकास को नाप नहीं सकते। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग। विकास का अधिगम के साथ संबंध। तो विकास अधिगम या लर्निंग से किस प्रकार संबंधित है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते थे कि अधिगम होता क्या है, लर्निंग होता क्या है। तो जो लर्निंग है, अधिगम है, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसी को अधिगम या लर्निंग कहते हैं। तो जब भी कोई भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में, कोई परमानेंट या स्थायी परिवर्तन आ जाता है, तो वो विकास का पार्ट बन जाता है। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। तो जो विकास है, जो सीखना है, वो विकास का एक पहलू है जो प्रयास और निरंतर अभ्यास से आता है। बार बार अभ्यास करते रहने से, बार बार प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को सीखने से, उससे जो आता है, उससे जो डेवलपमेंट होता है, कोई चीज जो परमानेंट डेवलप हो जाती है, उसको सीखना कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जान रहे हैं कि विकास क्या है, परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया है। मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, या कोई चीज को सीखने के लिए हम जब तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं है,
जैसे कोई बालक चलना चाह रहा है, अब जब वो खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके पाँव पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चल कैसे सकता है? तो यही है, और चलना भी तो विकास है, वो भी सीखना है, और चलना विकास है, जबकि खड़े होना सीखना, पैरों का परिपक्व होना, ये परिपक्वता, ये मैच्योरेशन है। तो जब तक हम पूरी तरह से खड़े होना नहीं सीख लेते, हम चलेंगे कैसे? तो खड़े होना सीखना मतलब पैर परिपक्व होंगे, ये परिपक्वता हो गई, और जब परिपक्व हो गए फिर तब हम चलने लगे, ये विकास हो गया। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि विकास और परिपक्वता कैसे एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद आते हैं विकास सभी पहलुओं में होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, विकास सभी पहलुओं में होता है। विकास एक बहुत ही बृहद टर्म है जो सबको अपने में समेटे हुए। परिपक्वता विकास की सीमा निर्धारित करती है, ये भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि जब तक हम खड़े होने के लिए, जब तक हमारे पाँव पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, पाँव खड़े नहीं हो सकते, तो हम चलना कैसे सीखेंगे? जब तक पाँव नहीं मैच्योर है, तो मैच्योरेशन आ गया, परिपक्वता आ गई ना, जब पाँव परिपक्व ही नहीं है तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो उसने सीमा निर्धारित कर दी ना कि पहले आपके पैरों को मैच्योर होना पड़ेगा, तब आप चल पाओगे। तो सामूहिक रूप से हम ये कह सकते हैं, परिपक्वता और अधिगम, जो मैच्योरेशन और लर्निंग है, वो किसी व्यक्ति के विकास को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रमोट करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी, जब तक हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होंगे और पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, विकास नहीं हो सकता। तो विकास को प्रमोट करने के लिए, अपने विकास को बढ़ाने के लिए, निरंतर विकासरत रहने के लिए हमें पूरी तरह से परिपक्व होना और अधिगम निरंतर करते रहना, वो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो परिपक्वता और अधिगम है, ये दोनों पैरेलल में चलते हैं विकास को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। जबकि इसके विपरीत पियाजे ने कहा है कि पहले विकास होता है और फिर अधिगम होता है। मतलब पियाजे का कहना है कि विकास पहले आता है, फिर अधिगम होता है। जब तक विकास नहीं होगा, अधिगम नहीं हो सकता। जबकि हम लोग क्या दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि परिपक्वता और अधिगम विकास को प्रमोट करते हैं, जबकि पियाजे कह रहे हैं कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। इसके आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली अवस्था है प्रीनेटल स्टेज या भ्रूणावस्था। तो ये अवस्था जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक जन्म लेता है, तब तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं भ्रूणावस्था या प्रीनेटल स्टेज। तो इसका टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स, 9 महीना। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। ये बालक के जन्म के जस्ट बाद से, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक जो है दुनिया की समझ सेंसेस से बनाता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से बनाता है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो जो भी सेंसेस हैं, इसलिए इस एज को सेंस बेस्ड एज भी कहते हैं। इसके बाद इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसकी जो एज होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष। इस एज को टॉय एज या खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। इस उम्र में बालक अक्सर खिलौनों से खेलना पसंद करता है, इसलिए इसको खिलौनों की उम्र या टॉय एज भी कहते हैं। इस उम्र में बालक का जो भाषाई विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद इस उम्र का जो बालक होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित। इसके बाद बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड एज, पश्च बाल्यावस्था। तो जो पश्च बाल्यावस्था की एज है वो होती है मीन 6 से 12 वर्ष। इस एज को मनोवैज्ञानिकों ने ट्रबलसम एज भी बोला है, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बालक अपने पेयर्स से, फैमिली मेंबर्स से जरा जरा सी बात में इरिटेट होने लगता है, परेशान होने लगता है। इस वजह से इस एज को ट्रबलसम एज बोला गया है। और इस एज को जो पेरेंट्स हैं वो ट्रबलसम एज, क्वेरल एज, ये सब बोलते हैं, मतलब लड़ाई या झगड़े की जो उम्र होती है। और जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने इस एज को एलिमेंट्री स्कूल एज बोला है या फिर क्रिटिकल पीरियड बोला हुआ है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको लेटर चाइल्डहुड एज बोला है, और गैंग एज बोला है, क्रिएटिव पीरियड बोला है, क्रिएटिव एज बोला है, प्ले एज, ये सारी
अब जो बात करते हैं एडोलसेंस एज या किशोरावस्था की, तो जो एडोलसेंस एज या किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। इस उम्र को तूफान या तनाव की अवस्था बोला है। तूफान और तनाव की अवस्था जो है वो स्टैनली हॉल जी ने बोला है। ये इसलिए बोला गया है तूफान और तनाव की अवस्था, क्योंकि इस एज में बालक ने बहुत ही अपनी इमेज, अपनी अलग पहचान बनाने की, अपना नाम बनाने की लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अपनी पहचान के लिए भी संघर्ष कर रहा होता है, बौद्धिक विकास में भी विकास हो रहा है, शारीरिक भी कई सारे चेंज हो रहे होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं। ये बात आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात एरिक एरिक्सन ने बोली है। इसलिए इस एज को तनाव और तूफान की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत सारे चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं और उसमें उसको खुद को संभाल पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं बहुत से बच्चे, तो इसलिए इसको संघर्ष की अवस्था बोला है। तो ये तो हो गई मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो 5 ही होती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक और होता है अडल्ट एज या वयस्कावस्था, जिसको बोलते हैं 18 के बाद में। इसी कड़ी में अब आगे देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले मेन 3 कारक यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। न्यूट्रिशन, पोषण, अर्ली स्टिमुलेशन, प्रारंभिक प्रोत्साहन, एंड चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस, पालन पोषण किस प्रकार का हुआ है। मतलब जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसका क्या मतलब, विकास पे किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, वह किस तरह से आपके विकास को प्रभावित करते हैं। विकास मतलब विकास में एक तरह का चेंज है, तो ये किस तरह से चेंजेस, किन किन कारणों से, किन किन घटकों से विकास में चेंजेस आते हैं। वो जैसे कि आप मान लो आपको किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिला है, कहते हैं कि बच्चे को पोषण बहुत अच्छा मिलना चाहिए, खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ बैलेंस में डाइट मिलनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं हो। क्योंकि जब बालक मेनली जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं, शैशवावस्था में, तो उनको किसी भी चीज की जो प्रोटीन, विटामिन या पूरे सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए, कि उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस वक्त कमी रह गई तो वो हमारा उस समय शारीरिक ग्रोथ का मेन टाइम चल रहा होता है। उस समय अगर कमी रही तो बालक में कहीं ना कहीं शरीर में कोई किसी प्रकार की कमी आ जाएगी। तो ग्रोथ में कोई कमी ना रहे उसके लिए न्यूट्रिशन आता है। तो ये किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। दूसरी चीज होगी अर्ली स्टिमुलेशन, प्रारंभिक प्रोत्साहन किस तरह का मिला हुआ है। चाइल्डहुड प्रैक्टिसेस, पालन पोषण किस तरह का है, जिससे हमारी जो संस्कार होते हैं, मोरल वैल्यूज होते हैं, वो हमको सिखाई जाती हैं, वो किस तरह की हैं, कैसे अच्छे नागरिक बनना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इंसान को प्रभावित करती हैं, और ये इंसान निरंतर सीखता रहता है, निरंतर चेंजेस आते रहते हैं। तभी तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक निरंतर अपना काम करते रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि शायद 10 साल बाद, आज जैसे आप हैं, शायद 10 साल पहले ऐसे ना रहे हो, क्योंकि चेंज तो हर दिन आ रहा होता है, और हो सकता है 10 साल बाद भी आप ऐसे ना रहे। तो हर एक उम्र के पड़ाव पे चीजों के साथ परिवर्तन निरंतर आते रहते हैं, तो उनको प्रभावित करने के जो विविध कारक हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने अपने स्तर से चेंजेस आप में करते रहते हैं, और आप में निरंतर नए नए चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये 2 प्रकार से विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब आंतरिक कारक हैं, कुछ बाह्य कारक हैं। जो विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आनुवांशिक कारक पहला जो है, मतलब जो आनुवांशिक कारक है जो हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं, हमारे वातावरण से मिलते आते हैं, वातावरण, इनसे जो आने वाले कारक हैं वो आनुवांशिक कारक हो जाते हैं। ये हमें हमारा नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये सब आनुवांशिक कारक तय करते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका आपकी बुद्धि कैसी होगी, इंटेलिजेंस कैसी होगी। तो ये जो है, ये जो आनुवांशिक कारक है मेनली भ्रूणावस्था से, माँ के गर्भ से ही बालक को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं भावनात्मक कारक, जो आप इमोशनली कैसे हैं, भावनाओं को किस प्रकार बैलेंस करते हैं, तो ये भावनात्मक कारक है। बुद्धि आपकी किस किस हद तक विकसित होगी, किस प्रकार बुद्धि विकसित होगी, ये इंटेलिजेंस कारक है। बुद्धि भी आपके विकास को प्रभावित करती है। जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर हो गई, तो ये बुद्धि से आती है।
उसके बाद सामाजिक स्वभाव, आप स्वभाव के कैसे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, ये सब आते हैं आंतरिक कारक के। आंतरिक रूप से ये विकास को प्रभावित करते हैं। भले ही ये बाहर से दिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे मानसिक रूप से, दिमाग से, बुद्धि से संबंधित हैं, तो इसलिए ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रभाव बाहर दिखेगा, किंतु ये प्रभावित आंतरिक रूप से करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग से संबंधित हैं, बुद्धि से संबंधित हैं, इंटरनली इंटेलिजेंस से संबंधित हैं, सारे इंटरनल रूप से संबंधित हैं। और अगर इनका प्रभाव पॉजिटिव रहता है तो ये बालक का जो डेवलपमेंट है, विकास को काफी अच्छे चरम तक ले जाते हैं, काफी अच्छा विकास होता है। और कहीं अगर इनको नेगेटिव प्रभाव पड़ गया या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो ये बालक के विकास में नकारात्मक भी साबित होते हैं, ये काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं कि जो बाह्य कारक हैं वो क्या क्या है। माँ के गर्भ का वातावरण, मतलब गर्भावस्था के दौरान जो माँ का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इन सब का प्रभाव बालक पे उस समय बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चे का किस प्रकार का गर्भ में पोषण मिल रहा है, अगर बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो भी बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें समस्या आती है। माँ के गर्भ में भ्रूण के पोषण की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है, कितनी मात्रा है। तभी कहते हैं ना, गर्भवती जो महिला रहती है उसका गर्भावस्था के दौरान कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। उसके सारे न्यूट्रिशंस और सारे जितने भी प्रोटीन, विटामिन जो भी होते हैं, उसको एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी चीज है। माँ के गर्भ में को ये तो हो ही गया। सामान्य असामान्य डिलीवरी, जो आपकी डिलीवरी किस प्रकार की है वो भी बच्चे को प्रभावित करती है। उसके बाद ये सब बाह्य कारक हैं। उसके बाद गर्भ में शिशु की कोई क्षति या दुर्घटना तो नहीं हुई। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई चोट लगती है, कोई क्षति दुर्घटना होती है तो उसका प्रभाव बालक पे, स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। कई बार उस क्षति से बालक के लिए आजीवन दुष्प्रभाव हो जाता है। कई बच्चों को गर्भावस्था के दौरान अगर माँ पे कोई क्षति होती है या कोई भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके चलते कुछ बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं। या कहते हैं जो हानिकारक रेज हैं गर्भावस्था के दौरान माँ को उनके सामने नहीं आना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के वक्त माँ को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त बच्चे का जो भी पार्ट उस के रे के सामने आ जाता है वहां से बालक दिव्यांग हो जाता है, तो उनका सामने भी नहीं जाना चाहिए। जैसे जो एक्सरे रूम होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, सब जगह बाहर लिखा रहता है कि गर्भवती महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, तो उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हानिकारक रेज होते हैं जो वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। और एक पॉइंट ये रह गया कि एक बच्चा या एक से अधिक बच्चों का पोषण माँ के गर्भ में, मतलब अगर ट्विंस हैं तो माँ को कितने पोषण की आवश्यकता है, तो अलग तरह से पोषण की जरूरत है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही अधिकता की जरूरत है। देखा होगा कि अगर ट्विंस रह जाते हैं तो अगर अकेला बच्चा जन्म लेता है तो अपेक्षाकृत वो ज्यादा स्वस्थ होता है, ट्विंस उतने स्वस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि वो दो रहते हो तो पोषण तो उतना ही प्राप्त हो रहा होता है। तो ये चीज भी है। तो ये सारे जो हैं कारक, ये बाहरी रूप से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, और ये वाले जो कारक हैं आंतरिक रूप से बालक के प्रभाव को, विकास को प्रभावित करते हैं। अब ये जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिवली ही प्रभावित करेंगे या नेगेटिवली ही प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं तो इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का फैक्टर आपको प्रभावित कर रहा है, तो उसका परिणाम उसी तरह से होगा। कि ये जरूरी नहीं है, ये पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं और नेगेटिवली भी प्रभावित करते हैं, ये दोनों तरह से ही प्रभावित करते हैं। इसी के अंतर्गत आगे आता है इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, मतलब बालक को जन्म के बाद किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है, किस प्रकार का वातावरण मिला है, उसका भी प्रभाव उसके विकास पे बहुत पड़ता है, वृद्धि और विकास दोनों पे। जैसे जीवन की घटनाएं या दुर्घटनाएं, ऐसे मान लेते हैं अगर कोई बालक बचपन में बहुत गिरता बढ़ता रहता है या बचपन में कोई सर की चोट लग जाती है तो कई बार बालक मानसिक मंदता का शिकार हो जाते हैं, मानसिक विकार आ जाते हैं, मस्तिष्क में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। और भी अगर कई चोट वगैरह लग जाती है तो उससे उसके विकास को प्रभावित होता है। उसके बाद आते हैं भौतिक वातावरण, चिकित्सा देखभाल और पोषण की गुणवत्ता कैसी रही। पोषण और पालन पोषण तो हमारे
विकास में मुख्य भूमिका निभाता है कि हमारा वातावरण कैसा है। वातावरण से हम लोग बहुत सारी चीजें अपने वंशानुक्रम और वातावरण से सीखते हैं। रहन सहन, चीजें उठाने का सलीका, ये सब हम लोग अपने बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं न कहीं वातावरण से ही सीखते हैं। हमको एक एक बात बताई नहीं जाती है। चिकित्सा आपका कैसा है, अगर आपकी जो आपकी मेडिसिन वगैरह या जो भी चिकित्सा रूप से आप से निरंतर अगर आप अपना चिकित्सा की इलाज या मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते रहते हैं तो आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका आपको पता लगता रहता है। तो ये विकास को कई बार कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपकी चिकित्सा अच्छा रहेगा आपका, तो उससे आपको विकास में प्रभाव नहीं पड़ेगा, खराब प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि आप चीजों को अगर चेक करते रहेंगे तो कहीं न कहीं उनका रिमीडियल भी करवाते रहेंगे, उनका उपचार कराते रहेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं बालक का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है। हम लोग समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, किस प्रकार का हमारा समाज है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति का, कल्चर का, हर चीज का प्रभाव बालक पे पड़ता है। जैसे कि हमारा रहन सहन हो गया, इनफैक्ट बहुत आम बात है कि कपड़े पहनने का कल्चर ही हो गया। हम जिस तरह के सामाजिक वातावरण में रहते हैं, जिसकी संस्कृति में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो चीजें वहीं से अडॉप्ट करते हैं। मान लो कोई वेस्टर्न कल्चर में रह रहा है तो वो उस तरह के कपड़े पहनता है। अगर कोई हम लोग साधारण इंडियन कल्चर में रह रहे हैं, हो सकता है उस तरह के कपड़े पहनने में बहुत से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने समाज से ही सीख रहे होते हैं। तो सामाजिक वातावरण कैसा है, वो हमको सामाजिक वातावरण कई प्रकार से प्रभावित करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका। अब इसके आगे देखते हैं रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के विकास और वृद्धि में टीचर की क्या भूमिका है। तो टीचर का मेन रोल होता है बच्चों की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी रुचि और योग्यता, उनके अनुसार उनकी साइकोलॉजी क्या है, उस पर ध्यान दे, उनके अनुसार करिकुलम प्लान करे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे, उनकी जो भी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनके पूर्व ज्ञान को जाने, उसके अनुसार उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। उनकी जो भी क्षमताएं हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, तो उस तरह का उनकी क्षमता के अनुसार उनको एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। जैसे अगर कोई बच्चा नेत्रहीन है तो उसके लिए ब्रेल लिपि को सुविधा करी जाए, या कोई बच्चा सुनने में अक्षम है, श्रवण अक्षम बालक है, तो उसके लिए सुनने वाली मशीन प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसका ध्यान रखा जाए। बाकी कोई गिफ्टेड चाइल्ड, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो उनको उस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बाकी उनकी जो भी योग्यताएं हैं उसके अनुसार उनको ध्यान दिया जाए और उसी चीज के अनुसार उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने में अक्षमता, किसी भी प्रकार की अक्षमता नहीं रह जाए और उनको पढ़ने में सुगमता हो। क्योंकि उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा रह जाएगा, जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतना सीखना आसान होता है। उनकी क्षमताओं के अनुसार जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, करिकुलम भी उनकी क्षमता के अनुसार बनाया जाए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो भी उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए प्लान की जाए। बालक की एज क्या है, वो तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बालक की क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार। इन सब का ध्यान रखना ही एक टीचर की नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कोई कमी लगती है कहीं भी तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता दें कि यहाँ ये कमी रही, ये बात नहीं समझ आई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो समझाने का, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे जैसा आप लोग चाहते हैं। और सब कुछ अगर सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।